बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, लेक्चर नंबर 15 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 3 में हम जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 15, और आज हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम चूँकि हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं इन वन डायमेंशन, अभी तक जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी है वो हमने वन डायमेंशन में ही पढ़ी है। आज हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। इसका जो डिफिनीशन है वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का यहाँ पर मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि एक कार है, एक कार जा रहा है रोड पे, सो हम उस कहते हैं कि उस कार में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। फॉर एग्जांपल एक ट्रक जा रहा है रोड पे, तो हम कहते हैं कि ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें ना कार को और ट्रक को, तो हम ये समझेंगे कि ये जो ट्रक है, ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन हमें ज़्यादा नज़र आती है। मिसाल के तौर पर एक रोड है और इस रोड पे ट्रक जा रहा है, एक बड़ा सा ट्रक है, और इसी रोड पे एक कार भी जा रहा है, छोटा सा। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यार मोशन किस चीज़ में ज़्यादा है, ट्रक में ज़्यादा है या कार में ज़्यादा है, सो डेफिनेटली हमें ये अफियर होगा कि ये जो ट्रक है इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है और कार में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो थोड़ा सा कम है। सो हमें किस चीज़ से पता चलता है यहाँ पर ट्रक और कार किस चीज़ में हमें मोशन ज़्यादा नज़र आती है। हमें यहाँ पर ट्रक में मोशन ज़्यादा नज़र आती है। सो ट्रक में मोशन ज़्यादा नज़र आने की वजह क्या है। सो ट्रक में ज़्यादा मोशन नज़र आने की वजह जो है वो ट्रक की मास है, क्योंकि ट्रक की मास जो है वो ज़्यादा है और कार की मास जो है वो कम है। ट्रक हैवी है और कार जो है वो लाइटर है एज़ कम्पेयर टू द ट्रक। सो वी से दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द ट्रक इज़ far more greater than the car. For example, if we take a bicycle instead of car, bicycle, ऐसे हमारा पास यहाँ पर एक बाइसाइकिल गुजर रहा है और यहाँ पर ट्रक गुजर रहा है। नाउ इफ़ वी कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बोथ द बॉडीज, सो वी विल ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन अपीयर्स ग्रेटर एंड ट्रक इज़ कंपेयर टू द बाइसाइकिल। सो बाइसाइकिल में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम नज़र आती है और ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा नज़र आती है। इन दोनों में ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क हम किस बुनियाद पे लेते हैं। ये फ़र्क जो है ये हम असल में मास की बुनियाद पे लेते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर एक रास्ते से एक रोड पे ट्रक भी जा रहा है और उसी रोड पे एक बाइसाइकिल भी जा रहा है, तो हमें ये अपीयर होगा या ये हमें ज़ाहिर होगा कि ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है और बाइसाइकिल में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। इसकी वजह जो है वो इसकी मास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि किसी ऑब्जेक्ट में जब हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी मास को देखेंगे कि अगर उसकी मास, जिस बॉडी की मास ज़्यादा होगी उसमें क्वांटिटी की मोशन ज़्यादा होगी, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द मास। सो ये हमें पता चल गया। सो हम इसको नोट करेंगे कि भाई क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो मास पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक ये लेट्स से ये एक बुलेट है। बुलेट मतलब एक कारतूस, ये हमने एक गन से या टोपक से हमने फायर किए। ये हमारे पास एक बुलेट है, छोटी सी बुलेट है। ठीक है, अब ये जा रहा है इस रास्ते से या इस हवा में जा रहा है बुलेट। अब देखो ना, बुलेट की जो मास है वो बहुत कम है, बहुत मामूली है बुलेट की मास, लेकिन बुलेट में हमें मोशन ज़्यादा नज़र आता है। बुलेट ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आता है। क्यों, किस वजह से? ये असल में इसकी स्पीड की वजह है। मिसाल के तौर पर ये बुलेट है, ये जा रहा है, किसी के ऊपर लगता है। यहाँ पर लेट से एक कार है, वो भी किसी के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो हमें ज़्यादा खतरा कहाँ से महसूस होगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा खतरा जो है वो बुलेट ही से महसूस होगा, क्योंकि बुलेट में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा है। सो बुलेट में क्वांटिटी ऑफ मोशन किस वजह से ज़्यादा है? बुलेट में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो इसकी स्पीड की वजह से ज़्यादा है। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम कंक्लूजन हमारी इन दोनों एग्जाम्पल से ये हुई कि जब कभी हम क्वांटिटी ऑफ मोशन का जिक्र करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट की मास और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में पढ़ना होगा कि उस ऑब्जेक्ट की मास कितनी है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द स्पीड ऑफ दैट बॉडी अबाउट विच वी आर टॉकिंग। जिस बॉडी के बारे में हम बात करते हैं उस बॉडी के मास और उस बॉडी की स्पीड के बारे में, उस बॉडी की स्पीड जो है वो असल में डिफ़ाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट में मोशन कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। सो हम ये कह सकते हैं भाई कि ये जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ये डिपेंड करता है मास पे और
उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे। एक ऑब्जेक्ट की मास कितनी है और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम असल में इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम, अब देखो, हाँ इस तरह हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम हमारे पास बराबर होगा मास एंड वेलोसिटी का। याद रखिए मैथमेटिक्स में जब हम एंड का टर्म यूज़ करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का वो मास पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रिमेंबर दैट मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स मीन्स एंड ऑपरेशन। मैथमेटिक्स हम उन जगह में लगाते हैं जहाँ पर हम एंड का टर्म इस्तेमाल करते हैं। सो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम है या नहीं है तो हमने दो चीज़ों से पता लगाना है, उसकी मास से और उसकी वेलोसिटी से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ट्रक है, लेट्स से ट्रक तो बहुत छोटी चीज़ है। लेट्स से हमारे पास एक एरोप्लेन है, बहुत बड़ी जहाज़ है, PIA की जहाज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी जहाज़ है, ठीक है। इसकी मास हमारे पास लेट्स से 10,000 kg है, बहुत बड़ी मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। वो जहाज़ अपनी जगह पे खड़ा है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, अगर कि उसकी मास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि इसमें कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं है, इसका मोमेंटम ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर हम मास की वैल्यू लगाएं, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू हम ज़ीरो लगाएं तो मोमेंटम क्या हो जाएगी, मास मल्टीप्लाई ज़ीरो। सो मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम के लिए मास और स्पीड दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। So momentum is basically the physical quantity that shows us the amount of motion in a body. So I hope कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि मोमेंटम का मतलब क्या है। So मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, और ये डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के मास पर और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम इसलिए इस तरह लिखते हैं, P = M × V और M × V, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये हमारे पास जो मोमेंटम है उसका फार्मूला हो गया। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इसका जो यूनिट है, लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है, मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड एज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड एज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये हमें भी पता चल गया। अच्छा, इसके बाद एड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हम जब भी लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो हमने उसकी डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ना होगा, हमने उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा। अगर हम लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है जनाब, तो अब हम बात करते हैं इसके वेक्टोरियल फॉर्म पे। तो देख, इन वेक्टर फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इक्वल M × V वेक्टर। अब यहाँ पर से ये बात क्लियर हो गई, और ये आपने नोट भी करना है कि मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ये आपने याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, इसमें कोई ऑब्वियस कोई शक नहीं है, इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से ये एक कार है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी जो मोमेंटम है वो हमारे पास है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, P = 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा I। सो ये हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट जो मोमेंटम है कि इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है। सो इस मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और I जो है वो इसकी यूनिट वेक्टर है और शोज़ कि द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो मोमेंटम में हमने दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को भी लगाना है, इसकी मैग्नीट्यूड को भी स्पेसिफाई करना है, और साथ ही उसका डायरेक्शन भी लिखना है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और हमने इनकी दोनों जो चीज़ें हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को हमने स्पेसिफाई करना है। तो ये हमारे पास इसका
वेक्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पर से थोड़ी सी समरी ये हो गई कि मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, ठीक है। और लिखते हम किस तरह हैं, हम पहले लिखेंगे मोमेंटम, इसके बाद हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में भी जा रहा हो। अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है तो यहाँ पर आपने आई लगाना है, अगर ये वाई एक्सिस में जा रहा है तो आपने यहाँ पर जे लगाना है, अगर ये जेड एक्सिस पे जा रहा है तो आपने यहाँ पर के यूनिट वेक्टर लगाना है, वो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मोमेंटम की डिपेंडेंस पे बात करते हैं कि मोमेंटम कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सो फार्मूला हमारे पास है P = m टाइम्स v और m मल्टीप्लाई v, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर के मोमेंटम जो है ये डिपेंड करता है मास पे। मास पे किस तरह डिपेंड करता है, हम कहते हैं यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर अ कांस्टेंट स्पीड। मिसाल के तौर पर लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसकी मास m1 है और इसकी मास m2 है। लेट्स से इसकी मास हमारे पास लेट्स से m1 और m2 को छोड़ यहाँ पर इसकी मास जो है वो 2 kg है और इसकी जो मास है वो 10 kg है। टू बॉडीज़ हैं, एक की मास 2 kg है और एक की मास 10 kg है। दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, दोनों की स्पीड लेट से हमारे पास 2 है। सो इसकी जो मोमेंटम है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी वो 4 हो जाएगा, और इसकी जो मोमेंटम है वो हमारे पास है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सो 10 × 2 इसका जो मोमेंटम है वो 20 हो जाएगा। सो मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे। अगर दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो, अगर दो बॉडी सेम स्पीड पे जा रहे हैं, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी पे जा रहे हैं, तो किस बॉडी की मोमेंटम ज़्यादा होगी? जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी मोमेंटम डेफिनेटली ज़्यादा होगी। सो मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रक है और एक कार है और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी? एक ट्रक और एक ट्रक है, ठीक है, और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी? मोमेंटम ज़्यादा होगी ट्रक की, बिकॉज ऑफ मास। सो व्हेन द स्पीड इज़ कांस्टेंट, सो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी फॉर अ कांस्टेंट मास, फॉर अ कांस्टेंट मास। मिसाल के तौर पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की मास सेम है, लेट से हमारे पास 2 कार्स हैं, एक कार ये है और एक कार ये है, दोनों की मासेस डेफिनेटली सेम होगी। लेट से इसकी मास लेट से 50 kg है। मिसाल के तौर पर कोई भी कार 50 kg का नहीं होता, लेकिन हमने लिया 50 kg, और इसका जो मास है वो भी 50 kg है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 है और इसकी वेलोसिटी 3 है। सो इसका जो मोमेंटम है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी वो हो जाएगा 100, और इसका जो मोमेंटम है 50 × 3 वो हो जाएगा 150। सो किसकी मोमेंटम ज़्यादा हो गई? इसकी मोमेंटम ज़्यादा हो गई 3 वाली की। यहाँ पर मोमेंटम में जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस किस वजह से आता है? ये वेलोसिटी की वजह से आता है। सो दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम मास के हों और उन दोनों में से एक बॉडी तेज़ मूव करता है और दूसरा स्लो मूव करता है, जो तेज़ मूव करता है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली। जो ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है उसकी मोमेंटम कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट तेज़ जा रहा है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर दो कार हैं, रोड पे जा रहे हैं, एक स्लो जा रहा है और एक तेज़ जा रहा है। सो दोनों की मास सेम है, तो अब हम डिसीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। सो द कार हैविंग अ ग्रेटर स्पीड विल हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है जनाब। सो मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है स्पीड पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ना मोमेंटम में चेंज की, कि हम मोमेंटम को किस तरह चेंज करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है स्पीड पे, मतलब वेलोसिटी पे। सो हम मोमेंटम को किस तरह चेंज कर सकते हैं? हम मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं मास पर और स्पीड पर। मिसाल के तौर पर हमारा पास ये है इक्वेशन है, P = mv। लेट से हमारे पास अगर मास की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू 2 है, सो मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है 10। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम मास को चेंज करते हैं, मास की जगह मास को हमने 5 की जगह 6 लगाया, सो 6 × 2 ये हो जाएगा 12। सो मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज किस वजह से हुआ? मास की वजह से चेंज हुआ। सो यू कैन चेंज द मोमेंटम बाय चेंजिंग द मास, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मास को चेंज ना करें, लेट से मास इज सेम बट वी चेंज द वेलोसिटी, लेट से हमने वेलोसिटी को 2 से 4 कर दिया, सो मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा 20। सो मोमेंटम चेंज हुआ, 10 से 20 तक गया। सो किस वजह से गया? असल में हमने वेलोसिटी में चेंज लाया। सो यू कैन चेंज द मोमेंटम आइदर बाय चेंजिंग द मास और बाय चेंजिंग द वेलोसिटी, ठीक है जनाब। सो मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमने दो काम करने होते हैं, या हमने मास चेंज करना होता है या हमने वेलोसिटी चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक और ज़रूरी बात
और ज़रूरी बात यह है कि मोमेंटम जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इस तरह लिखते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v वेक्टर, मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट की, लेट्स से मास हमारे पास है 5 kg और वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड और अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो इसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये जो सारा चीज़ है ना, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक मोमेंटम की मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। सो अगर यहाँ पर अब हम मोमेंटम चेंज करना चाहें, सो मास, देखो अब मास को भी हम चेंज नहीं करते, स्पीड को भी हम चेंज नहीं करते, यहाँ पर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सो यहाँ पर अगर ये जो कार है, मिसाल के तौर पर ये कार है, एक ऑब्जेक्ट है, दिस वाज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नाउ दिस बॉडी टेक अ टर्न and now this body was initially moving on this path along positive x axis. Now it takes a turn and move towards y axis, let's say in this direction. So यहाँ पर मोमेंटम जो था वो 10 था, लेकिन वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हमारे पास 10 है, लेकिन वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के लिए हम लगाते हैं जे यूनिट वेक्टर, ठीक है जनाब। सो यहाँ पर मोमेंटम 10 आई है और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 10 जे है। तो यहाँ पर मोमेंटम किस वजह से चेंज हुआ? यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द यूनिट वेक्टर, बिकॉज ऑफ द आई एंड जे। याद रखिए बच्चों, ये जो आई है ये यूनिट वेक्टर है और ये हमें दिखाता है कि ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। आई रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग वाई एक्सिस और के रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो यहाँ पर इसकी मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो 10 थी और ये यूनिट वेक्टर थी आई। सो ये हमें शो कर रहा था कि मोमेंटम 10 है और अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 10 है और वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये दोनों मोमेंटम, अब देखो लेट्स से हमारे पास ये P1 है और P2 जो सेकंड मोमेंटम है आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन, ये हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और जे, ठीक है जनाब। अब दोनों मोमेंटम को देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों मोमेंटम सेम है? नो, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट है। और मोमेंटम तब सेम होगी जब दोनों की मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आए तो मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है जनाब। सो हम ये कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2, लेकिन P1 एज नॉट इक्वल टू P2, ठीक है जनाब। ये अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये याद रखो बच्चों, ये जो P है सिर्फ अल्फ़ाबेट जिसके ऊपर एरो वगैरह ना हो, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। सो इन दोनों मोमेंटम की मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है, लेकिन ये जो वेक्टोरियल फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म में वेक्टर की मतलब जब हम मोमेंटम या किसी भी चीज़ के हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो उसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से और अल्फ़ाबेट के ऊपर हम एरो लगाते हैं। सो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, तो मोमेंटम सेम नहीं है, अलबत्ता मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम है। सो इन दोनों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज़ की मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन मोमेंटम सेम नहीं है। याद रखिए बच्चों, मोमेंटम और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। हम ऑलरेडी लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर की चूँकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम कहते हैं कि मोमेंटम दोनों की डिफरेंट है, मोमेंटम सेम नहीं है और मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है जनाब। सो इफ समवन आस्क फ्रॉम यू दैट आइदर दिस द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर मोमेंटम और वेरिएबल लीनियर मोमेंटम, सो दिस इज अ वेरिएबल लीनियर मोमेंटम बिकॉज ऑफ द चेंज एंड डायरेक्शन। मोमेंटम तब यूनिफॉर्म होगी जब उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम हो। यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आया है तो मोमेंटम डेफिनेटली चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है जनाब। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उसको हम जब हम चेंज मालूम करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास लेट्स से ये एक दिस इज़ अ वॉल और ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल स्ट्रेट मोशन करता है टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है। इसकी जो मोमेंटम है वो हमारे पास है mv। यहाँ पर ये कोलिजन करता है और यहाँ से बाउंस बैक होके इस डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर इसकी यहाँ पर मोमेंटम जो है वो हमारे पास है mv, ठीक है। अब इसमें आप चेंज फाइंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू जो है वो 10 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 10 है।
अब यहाँ पर मोमेंटम की चेंज क्या होगी, मतलब मैं आपको एक MCQ टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये एक बॉल है, इसकी मोमेंटम 10 है और ये सीधा वॉल की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाउंस होके बैक जाता है और उसी ही मोमेंटम से, मतलब मोमेंटम की वैल्यू में यहाँ पर चेंज नहीं आया है। 10 ये है और 10 ये है, मतलब मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज नहीं आया है। सो व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। सो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। सो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज़ 0, डेफिनेटली 0 ही होगा। ये भी 10 है और ये भी 10 है, सो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज़ 0। बट व्हाट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी हमारे पास बराबर हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस डायग्राम को देखो ज़रा, यहाँ पर जो मोमेंटम की वैल्यू है वो 10 है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखें, राइट साइड पे आपका क्या होता है, राइट साइड पे आपका हमेशा पॉजिटिव एक्स होता है और लेफ्ट साइड पे आपका नेगेटिव एक्स होता है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। आफ्टर द कोलिजन ये उसी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे जाता है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे, लेकिन ये माइनस आई की जानब जा रहा है, माइनस आई। अब देखो ना, ये अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानब जा रहे हैं, ये हमारे पास इस तरह ये एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। सो पहला ये जो बॉल जा रहा था ये अलॉन्ग दिस एक्सिस जा रहा था, अब ये अलॉन्ग दिस एक्सिस जा रहा है, मतलब अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आई की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम आई की जगह माइनस आई लगाएंगे, ठीक है जनाब। सो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमारे पास था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आई, और जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस आई। तो ये हमारे पास फाइनल जो मोमेंटम है ये हो जाएगा माइनस 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और ये आई हो जाएगा, मतलब हमने माइनस को बाहर निकाला। तो अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, सो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। सो ये हो जाएगा हमारे पास -10 और माइनस 10, फाइनल जो है -10 और इनिशियल जो है वो 10 है। सो -10 और -10, सो ये हो जाएगा -20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और आई। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, माइनस पे जा रहा है। सो यहाँ पर आपने लाजमी माइनस लगाना है और आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा था और बाउंस बैक होने के बाद अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास आपको मैं एक जनरल बात बताता हूँ कि डेल्टा पी जो है चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास हो जाएगा -2p, डबल हो गया ना। पहला जो मोमेंटम था वो 10 था, अब जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया 20। सो और -20, सो माइनस हमने लगाया और 2p। सो चेंज हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास हो जाएगा क्या, वो हमारे पास हो जाएगा डबल ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है ओनली डेल्टा पी, जब हम सिर्फ डेल्टा पी लिखते हैं तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। और हमने किस तरह निकाला, हमने निकाला पी एफ माइनस पी आई। पहला जो ये मोमेंटम था ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो हमने यहाँ पर आई लगाया था। आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर द रिबाउंस द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पर आई की जगह माइनस आई लगाया। तो ये सारा चीज़ जो है ये -10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। अभी आप जब चेंज मालूम करते हैं डेल्टा पी इक्वल पी एफ माइनस पी आई, तो ये पी एफ जो है इसकी वैल्यू -10 और ये जो मतलब मैंने वो यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने मैग्नीट्यूड लगाया, -10 इस तरफ और -10, ठीक है। ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला है। फाइनल से मैंने इनिशियल को माइनस किया तो इसके जवाब हमारे पास आ गया -20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो चेंज है वो असल में डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गया, ठीक है। और माइनस हमने लगाया इसलिए कि आफ्टर द बाउंसिंग द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा पी है वो -2p हो गया, ठीक है जनाब। अब आप अगर इसके वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद अगर आप डेल्टा पी की बात करते हैं तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है जनाब। डेल्टा पी हमारे पास हो जाएगा -2p डेल्टा आई, मतलब मोमेंटम में एक बहुत बड़ी चेंज आ गई। अपेरेंटली अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन मोमेंटम में फ़र्क आया है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मोमेंटम और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है। बैठो इसको समझो, मोमेंटम
और वेक्टर में फ़र्क होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड और वेक्टर में फ़र्क होता है। सो जब आप मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आप सिर्फ डेट्स मतलब नंबर्स की बात करते हैं, और जब आप मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम अलग चीज़ है, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड अलग चीज़ है। जब आप मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आपने नंबर को डील करना होता है, मतलब आपने 10 और 10 को डील करना होता है। लेकिन जब आप मोमेंटम की बात करते हैं तो चूंकि मोमेंटम वेक्टर है तो आपने उसको एज अ वेक्टर डील करना है, और उसकी डायरेक्शन को भी आपने कंसिडरेशन में लाना है। सो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हमारे पास हो जाएगा -2πi। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करें ना, मतलब इस तरह डायग्राम दिया हुआ हूँ कि एक बॉल है, वो मतलब द बॉल इज़ गोइंग स्ट्रेट एंड स्ट्राइक्स द बॉल इन रिबाउंड्स बैक विद द सेम मोमेंटम। मतलब इसका जो मोमेंटम था वो हमारे पास था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर हमने लगाया है -i। -i का मतलब क्या है बेटा? -i का मतलब है कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो इसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हम लगाएंगे आई, और यहाँ पर इसका जो माइनस है वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। सो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास हो जाएगा -10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम pf, वो हमारे पास हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और आई। इसका फाइनल मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पर अगर आप चेंज फाइंड करना चाहते हैं डेल्टा पी, तो वो हमारे पास डेल्टा पी मतलब इन वेक्टर फॉर्म, सो ये हो जाएगा pf और -pi। सो पी हमारे पास कितना है? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास है -10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई, और माइनस प्लस माइनस, देखो आप 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई माइनस, ये अपनी जगह पे आया है ये वाली माइनस, और ये जो माइनस है ये हमने पी आई की जगह लगाया है, क्योंकि पी आई की वैल्यू क्या है? पी आई की वैल्यू है -10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये आई हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आई ये हमारे पास डेल्टा पी हो गया। मतलब चेंज के बाद ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? चेंज के बाद ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस से जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें कि डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी वो हमारे पास बराबर हो गया 2p के। ठीक है, मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास डबल हो गया। किस तरह पहले केस में डबल हुआ था, यहाँ पर भी डबल हुआ। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आता है? कन्फ्यूजन ये आता है कि बाज़ केसेस में जो डेल्टा पी है ये हमारे पास -2p आता है, और बाज़ केसेस में हमारे पास जो डेल्टा पी है वो +2p आता है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि बॉडी इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा था और अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें जो बॉल था वो इनिशियली अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस जा रहा था, और कोलिजन के बाद वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा था। सो हमने फाइनल से इनिशियल माइनस की, तो वहाँ पर माइनस अपीयर हुआ, ये जो आंसर आई थी। अब इस क्वेश्चन में द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, एंड आफ्टर द बाउंसिंग द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। सो यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास पॉजिटिव है, और इनिशियल जो मोमेंटम है वो हमारे पास नेगेटिव है। सो यहाँ पर जब आप डेल्टा पी निकालते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास पॉजिटिव ही आ जाता है। सो डेल्टा पी समटाइम्स बिकम पॉजिटिव एंड समटाइम्स बिकम नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन के उसकी जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो किस तरह थी। सो आपको समझ आ गई कि हमने चेंज इन मोमेंटम किस तरह निकालना है। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा MCQ देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल में मोशन करता है, मतलब द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेट्स से इसकी जो मास है वो हमारे पास है 2 kg, और इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर ये आ गई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब सर्कल पे जो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं वो हर एक पॉइंट पे अपना अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। सो इसकी जो मोमेंटम है वो यूनिफॉर्म होगी कि वो वेरिएबल होगी। सो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 4, यहाँ पर भी मोमेंटम 4, यहाँ पर भी मोमेंटम 4, और यहाँ पर भी मोमेंटम 4। मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होता है? P =
एम वी। सो मास हमारे पास 2 है और वी भी 2 है, सो 2 × 2 इज़ 4। लेकिन यहाँ पर 4 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर 4 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर 4 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर 4 इस डायरेक्शन में है। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है सो उसकी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन उसकी मोमेंटम सेम नहीं होती। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड मतलब मोमेंटम की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, लेकिन हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है। इंशाल्लाह इनको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात जो थी वो माइंड में आ गई, तो मैंने आपके साथ शेयर की कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करता है तो उसकी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, लेकिन उसकी मोमेंटम सेम नहीं होती, क्योंकि मोमेंटम में आपने दोनों चीज़ों को सेम रखना होता है। आपने मोमेंटम की मैग्नीट्यूड और मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों को सेम रखना होता है अगर आप कहते हैं कि मोमेंटम सेम है। तो यहाँ पर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज होता है तो मोमेंटम डेफिनेटली वेरिएबल मोमेंटम होगा। ठीक है जनाब। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो मोमेंटम की कंप्लीट डिटेल थी वो हो गई। मोमेंटम की हमने डिफिनेशन पढ़ी, मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ा, मोमेंटम का हमने यूनिट पढ़ा, मोमेंटम का हमने डायरेक्शन पढ़ा, और मोमेंटम में हमने चेंज पढ़ा कि हम मोमेंटम में चेंज किस तरह से ला सकते हैं। मोमेंटम में चेंज हम मास और वेलोसिटी में चेंज लाने से ला सकते हैं। यू हैव टू चेंज आइदर द मास और आइदर द वेलोसिटी और बोथ। यू कैन चेंज, you can, if you want to bring a change in the momentum of a body, you have to change either the mass or the velocity, and you can change the velocity in 3 ways. You know that from previous lectures that you can change the velocity in 3 ways. That is either by changing the speed or by changing the direction. So momentum can be changed in 4 ways. Momentum can be changed, remember that momentum can be changed in 4 ways. P equal m और v। अगर आप मास चेंज करना चाहते हैं तो मोमेंटम चेंज होगा, एक बात हो गई। आप वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो वेलोसिटी आप 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। आपने स्पीड इंक्रीज़ करना है, आपने स्पीड डिक्रीज़ करना है, या आपने डायरेक्शन चेंज करना है। हम ऑलरेडी चीज़ें वेलोसिटी में पढ़े हैं कि वेलोसिटी में चेंज हम 3 तरीक़ों से ला सकते हैं। या आप तो वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज़ करो, या उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करो, या अगर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करो। सो मोमेंटम कैन बी चेंज इन 4 ways. By changing the mass and by changing the velocity, and further the velocity can be changed in 3 ways: by changing the by increasing the speed or by decreasing the speed or by changing the direction. So we come across everything is clear. I hope the lecture will be helpful for you. So अगर आप लेक्चर से मुतमईन हैं और आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट इन अ गुड मैनर, और इंशाल्लाह ये हमारी कौम के लिए और सारे लोगों के लिए इंशाल्लाह ये यूज़फुल होगी। एक अच्छी नीयत से और एक अच्छी वजह से हमने स्टार्ट ली है। सो हमारे साथ रहिए और अल्लाह आपकी किस्मत को और आपकी फ्यूचर को ब्राइट करें। अल्लाह हाफ़िज़।